एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल किताबों की पाठशाला। आज हम इस वीडियो में करने वाले हैं प्रश्न बैंक का सॉल्यूशन। ये जो क्वेश्चन बैंक है ये राजनीतिक शास्त्र की है। इन दिस वीडियो हम चैप्टर 3 को डिस्कस करेंगे, यानी कि इस जो क्वेश्चन बैंक की है इसकी सीरीज़ हमने स्टार्ट कर दी है, जिसमें हम सारा का सारा सॉल्यूशन चैप्टर वाइज बता रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर 1 एंड 2 का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवा दिया है। हमारा चैप्टर 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौती है, इसका भी सॉल्यूशन आपको मिल गया है। और जो सेकेंड चैप्टर है हमारा एक दल के प्रभुत्व का दौर, इसका भी सॉल्यूशन मैंने आपको दे दिया है। अब आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर 3 के बारे में और उसके सॉल्यूशन के बारे में। तो हमारा चैप्टर 3 है नियोजित विकास की राजनीति। तो बस हम यही देखेंगे इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारी क्वेश्चन बैंक में आए हैं उनका सॉल्यूशन। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न क्रमांक 1, सही विकल्प का चयन कीजिए, यानी कि हमें सबसे सही उत्तर को देना है। देखो, भारत में हरित क्रांति से सर्वाधिक प्रभावित राज्य कौन से राज्य पर सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुआ था? ओके, राजस्थान, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड या छत्तीसगढ़ या असम। सो फ्रेंड, इसका राइट आंसर रहेगा पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश। सेकेंड प्रश्न है हरित क्रांति के जन्मदाता है, किसे हरित क्रांति का जन्मदाता माना जाता है? नारगम, ई बोरलोग, वरिज कुरियन, एम राघुनाथ या एच बेकलैंड। तो इसका राइट आंसर रहेगा नारम ई बोलनाथ। ओके, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर थर्ड है नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? जो नीति आयोग होता है उसके अध्यक्ष कौन होता है? तो देश का राष्ट्रपति होता है, देश का प्रधानमंत्री होता है, देश के लोकसभा अध्यक्ष होता है या देश का मुख्य न्यायाधीश होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष देश का प्रधानमंत्री होता है, जैसे कि अभी कौन है? श्री नरेंद्र मोदी। ओके, उसके बाद नीति आयोग की स्थापना हुई कब हुई आपको बताना है। 2015 में हुई, 2016 में हुई, 2017 में, 2018 में? तो राइट आंसर रहेगा 2015 में। उसके पहले नीति आयोग क्या था? योजना आयोग के नाम से जाना जाता था। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध है, किससे संबंध है नीली क्रांति का? दूध उत्पादन से, मछली उत्पादन के, चावल उत्पादन के या मक्का उत्पादन से? तो नीली क्रांति का संबंध है मछली उत्पादन से। ओके, चलिए, इस प्रकार हमारे सही विकल्प कंप्लीट होते हैं। अब बढ़ते हैं सत्य असत्य की ओर। सबसे पहला प्रश्न है श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन पर विशेष जोर दिया था, तो बिल्कुल सही है। ओके, सत्य आएगा। उसके बाद 1 जून 2015 को योजना आयोग एवं राष्ट्रीय विकास परिषद की समाप्ति हुई थी। हाँ, जो योजना आयोग था उसकी समाप्ति होकर क्या बना था? नीति आयोग बना था। तो ये भी क्या आएगा? बिल्कुल सत्य। उसके बाद पीसी महालनोबिस औद्योगिकरण से संबंधित है, ये हमें बताना है। तो जी हाँ, ये जो थे पीसी महालनोबिस ये औद्योगिकरण से संबंधित थे, तो इसका आएगा सत्य। उसके बाद वर्गीस कुरियन दुग्ध उत्पादन से संबंधित है, तो इसका भी आएगा सत्य। हाँ, उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है सिल्वर क्रांति कपास उत्पादन से संबंधित है, तो नहीं, इसका क्या आएगा? असत्य। ओके, तो ऊपर के चारों सत्य और नीचे वाला असत्य, इतना ध्यान रखो। चलिए, अब बढ़ते हैं खाली स्थान की पूर्ति की तरफ। तो सबसे पहला प्रश्न है अमूल प्रोजेक्ट से संबंधित है। जो अमूल प्रोजेक्ट था वो कहाँ से संबंधित था? तो वो गुजरात से संबंधित था। ओके, जो ये अमूल प्रोजेक्ट था ये गुजरात से संबंधित था। उसके बाद पोस्को प्लांट राज्य में स्थित है, किस राज्य में स्थित था पोस्को प्लांट? तो उड़ीसा में। जब मैंने चैप्टर पढ़ाया था तो वहाँ पर भी बताया था। ओके, उसके बाद योजना आयोग की स्थापना में हुई थी। जो योजना आयोग बना था वो कब बना था? 1950 को। ओके, चलो, उसके बाद आपको पता होगा आपकी जो बुक है उसमें फिल्म बताई गई है। तो एक फिल्म है पाथेर पांचोली, उस फिल्म के निर्देशक कौन है? तो उस फिल्म के निर्देशक है सत्यजीत राय। कौन है? सत्यजीत राय। तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, आप नाम सर्च करके यूट्यूब द्वारा या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म के द्वारा देख सकते हैं। ओके, चलिए, अब है प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि थी, कब से कब थी? तो सबको पता है 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना बनी, अब 5 साल तक चलेगी, यानी कि 1956 तक। तो 1951 से 1956 क्या होगा? आंसर होगा। तो इस तरीके से खाली स्थान की पूर्ति भी हमारी हो चुकी है। अब बढ़ते हैं एक वाक्य में उत्तर दीजिए। तो चलिए देखते हैं एक वाक्य में उत्तर। प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक का नाम लिखिए, कौन थे? तो ये सामने आंसर दिए हुए हैं, एक विश्वेश्वरैया। ओके, उसके बाद इकोनॉमी ऑफ फॉर में
केलेकर मेंस के लेखक कौन थे? तो जेपी कुमारप्पा, ये भी सामने आंसर है। मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? वर्गिन कुरियन को, क्योंकि श्वेत क्रांति का जनक भी नहीं कहा जाता है। ओके, अब नियोजन क्या है? आपसे पूछा जाए कि नियोजन क्या है, तो नियोजन यानी कि योजना बनाकर विकास की गति को बढ़ाना क्या कहलाता है? नियोजन कहलाता है। उसके बाद औद्योगिकरण से क्या तात्पर्य है? औद्योगिकरण से तात्पर्य है छोटे व कुटीर उद्योग की जगह बड़ी बड़ी मशीनों का प्रयोग कर उद्योगों के विकास को बढ़ाना। ओके, आप आंसर इसका स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चलिए, एक वाक्य में उत्तर हो गया। अब बढ़ते हैं सही जोड़ी की तरफ कि सही जोड़ी क्या कुछ है, इसमें क्या क्या हमें देखना है। देखो, सबसे पहले जेसी कॉर्नियस। ओके, तो इसका आंसर क्या आएगा? जेकी कॉर्नियस का इसका आएगा ई, यानी कि ये एक अर्थशास्त्री थे, तो फर्स्ट का ई। उसके बाद सेकंड लाल बहादुर शास्त्री, तो लाल बहादुर शास्त्री हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे। ओके, तो यहाँ पर आना चाहिए ए, लेकिन यहाँ पर दूसरा यहाँ पे मतलब प्रिंट एरर हो चुकी है, तो आप ए कर देना। ओके, उसके बाद अटरली बटरी डेली। ओके, सीएस सथिया जुमला किसका था? तो अमूल उत्पादन का था। ओके, जो डेयरी से संबंधित, दूध से संबंधित जो अमूल कंपनी है उसका था जुमला ये। उसके बाद चरण सिंह कौन थे? आप सबको बताया, किसान नेता थे और हमारे देश के प्रधानमंत्री भी थे। ओके, उसके बाद प्रथम महिला प्रधानमंत्री तो श्रीमती इंदिरा गांधी। ओके, तो इस तरीके से हमारी सही जोड़ी भी कंप्लीट होती है। अब बढ़ते हैं लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि क्या लघुत्तरी प्रश्नों के आंसर को देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, नियोजन के 4 उद्देश्य लिखिए, यानी कि योजना बनाकर काम करते हैं, उसके 4 उद्देश्य हमें बताने हैं। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, नियोजन के 4 प्रमुख उद्देश्य निम्नवत है। सबसे पहला उद्देश्य समाज के विभिन्न वर्गों के बीच विद्यमान आय एवं संपत्ति के असमान वितरण को कम करना अथवा दूर करना। देखो, नियोजन का मकसद क्या होता है? जो आज देश में गरीबी और अमीरी की खाई है, इसको बिल्कुल कम कर देना। ओके, या फिर इसे दूर ही कर देना, पहला नियोजन का उद्देश्य होता है। दूसरा, देश में उपलब्ध प्राकृतिक तथा मानव संसाधनों का समुचित उपयोग करके उत्पादन में बढ़ोतरी करना, यानी कि जो भी मानव संसाधन है उनका अच्छी तरीके से उपयोग हो, ताकि अच्छी तरीके से देश का विकास हो सके। ये नियोजन का दूसरा मुख्य उद्देश्य है। उसके बाद तीसरा उद्देश्य है आय तथा रोजगार के अवसरों में बढ़ोतरी की दिशा में प्रत्येक संभव उपाय करना। देश में रोजगार उपलब्ध कराना और देश की आय को इंक्रीज करना, ये भी क्या है? नियोजन का उद्देश्य है। उसके बाद शांति व सुरक्षा के बिना किसी भी प्रकार का विकास असंभव है, अतः सुरक्षा व शांति की दिशा में प्रयास करना, ये भी किसका काम है? नियोजन विकास के अंतर्गत नियोजन विकास के उद्देश्य है। तो ये 4 उद्देश्य है, आप जल्दी से इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न है, नीति आयोग क्या है? ओके, तो चलिए इसको समझते हैं कि नीति आयोग किसे कहते हैं। सो फ्रेंड, आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे नीति आयोग क्या है। तो देखो, भारत सरकार ने योजना आयोग के स्थान पर एक नई संस्था नीति आयोग की स्थापना की। कब की? 1 जनवरी 2015 को ये जो नीति आयोग है ये अस्तित्व में आया है। नीति आयोग का पूरा मतलब क्या है? राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्था। पहले इसकी जगह पर कौन था? योजना आयोग था, जिसे 2015 में ख़त्म किया और उससे वहीं से शुरुआत की नीति आयोग की। इसका पूरा नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। ओके, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। तो ये है नीति आयोग, 2 नंबर में है, इसलिए बिल्कुल छोटा है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सो फ्रेंड, हमारा अगला प्रश्न है, हरित क्रांति क्या है? यानी कि हरित क्रांति किसे कहते हैं? चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं। देखिए, इसका आंसर आप देख पा रहे हैं, हरित क्रांति। समझते हैं इसको। हरित क्रांति का अभिप्राय कृषिगत उत्पादन की तकनीकों को सुधारने तथा कृषि उत्पादन में तेजी से बढ़ोतरी करना है। यानी कि हरित क्रांति यानी कि हरे से मतलब है पेड़ पौधे से यहाँ पे मतलब है खेती बाड़ी मीन्स कृषक की जो उपज होती है उसको बढ़ावा देना ही क्या कहा गया? हरित क्रांति कहा गया। अगर अन्य शब्दों में इसे समझाऊं मैं, तो सिंचित तथा असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाली किस्मों को आधुनिक कृषि प्रणाली से उगाकर बढ़ाना ही क्या है? हरित क्रांति है। यानी कि ऐसे इलाके जहाँ पानी है और जहाँ पानी नहीं है वहाँ पर वैज्ञानिक तरीके से खेती करना और उससे उपज को बहुत ज़्यादा बढ़ा लेना ही क्या है? हरित क्रांति कहलाता है। ओके, तो बस इतना सिंपल सा इसका आंसर लिख देना। चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या है? तो देखते हैं फर्स्ट जो 5 ईयर प्लान आया था वो क्या होता है। ओके,
तो फ्रेंड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की गई थी और ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान था, प्रथम पंचवर्षीय योजना था, इसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक रहा था। और इसमें किस पे जोर दिया गया था? पूरा का पूरा प्लान किसके लिए बनाया गया था? कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, और कृषि उत्पादन पर पुरजोर इसने जोर दिया था, इसका समर्थन किया था फर्स्ट 5 ईयर प्लान ने। ओके, तो यही है प्रथम पंचवर्षीय योजना। बस इतना ही आपको इसके बारे में बताना है। आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, उसके साथ एक और क्वेश्चन का आंसर आप देख लीजिए। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पाथेरी पांचाली जो फिल्म बताई गई है आपकी बुक में, वो फिल्म किसके बारे में है? तो अभी से इसका आंसर आप यहाँ पर देख लीजिए कि वो जो फिल्म है वो एक कहानी है और वो बंगाल के गांव में रहने वाले एक गरीब परिवार के जीवन के संघर्ष को बयान करती है। किसको? बंगाल के एक गरीब परिवार के जीवन के संघर्ष को बयान करती है। कौन सी फिल्म है? पाथेरी पंचाली। ओके, तो उसका भी आंसर हमने साथ में ही देख लिया है। चलिए अब बढ़ते हैं वापस से क्वेश्चन बैंक की तरफ। तो ये वाला जो हमारा क्वेश्चन है ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। इस तरीके से हमारा प्रश्न क्रमांक 6 पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं प्रश्न क्रमांक 7 की तरफ, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का समूह है और इसके लिए आपको अंक मिलने वाले हैं 4। तो थोड़े लेंथी आंसर हो गए, तो बिल्कुल ध्यान से अच्छे से समझना और इसी तरीके से आंसर लिखना जिस तरीके से मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ, और फटाफट स्क्रीनशॉट लेते भी चलना। चलिए, सबसे पहला प्रश्न है नीति आयोग का गठन व कार्यों की समीक्षा कीजिए। यानी कि जो नीति आयोग बना है ना, उसके कैसे गठन हुआ, क्या है उसके पूरी स्ट्रक्चर और उसके क्या क्या कार्य है, इसको समझते हैं। चलिए इसके आंसर को देखते हैं। सो फ्रेंड, चलिए समझते हैं नीति आयोग वाले क्वेश्चन के आंसर को। ओके, जैसा कि आपको स्क्रीन पर आंसर दिखाई दे रहा है, सबसे पहले हमें पूछा गया कि नीति आयोग के गठन के बारे में। तो देखो, नीति आयोग की जो संरचना है, जो गठन है, वो कुछ इस प्रकार से है कि नीति आयोग में कुछ मुख्य पद है, जैसे कि अध्यक्ष का, जिस पे कौन रहता है? प्रधानमंत्री रहता है। उसके साथ दूसरा रहता है गवर्निंग काउंसिल का, जिस पे कौन रहते हैं? जो भी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं ना, केंद्र शासित प्रदेश के मुख्यमंत्री और राज्यपाल, उनको इस पद पे रखा जाता है। उसके बाद क्षेत्रीय परिषद होता है। ओके, उसके बाद संबंधित कार्य क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, यानी कि जिस भी चीज़ पे पॉलिसी मेकिंग की जा रही है उससे संबंधित जो भी विशेषज्ञ है, ओके, उनको रखा जाता है। और पूर्णकालीन संगठनात्मक ढांचा होता है। पूर्णकालीन संगठनात्मक ढांचा का मतलब क्या है? जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं, सचिवालय होते हैं, ओके, पूर्णकालीन, अंशकालीन तथा पदेन सदस्य होते हैं, ओके, वो रहते हैं, है ना। IAS भी हम बोल सकते हैं, जो भी पॉलिसी मेकिंग में योगदान करते हैं, वो सारे नीति आयोग की संरचना करते हैं, या ये सारे मेंबर मिलकर किसी भी नीति को, किसी भी पॉलिसी को बनाते हैं। ओके, अब इस नीति आयोग के प्रमुख कार्य लिखिए। क्या कौन कौन से नीति आयोग के कार्य वो आपको मैं बता देती हूँ। देखो, नीति आयोग के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। सबसे पहले काम, राष्ट्रीय उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए राज्य की सक्रिय सहभागिता के साथ राष्ट्रीय विकास की प्राथमिकता और क्षेत्र तथा विकास की रणनीतियों का संयुक्त दृष्टिकोण विकसित करना, जो विकास का राष्ट्रीय एजेंडा भी होगा। सबसे सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं इन 3 लाइनों को समझाऊं तो सीधी सीधी बात, नीति आयोग का सबसे सीधा काम क्या है? ऐसी नीति, ऐसी पॉलिसी बनाना जो राज्यों का क्या कर सके? विकास कर सके, देश का विकास कर सके, जनता का विकास कर सके। ओके, दूसरी विशेषता देखते हैं, दूसरा कार्य देखते हैं। राज्यों के साथ लगातार संरचनात्मक सहयोग की पहल कर सहकारी संघवाद को प्रोत्साहन देना। राज्यों के साथ हमेशा से अच्छे संबंध बनाकर, संबंध तो अच्छे ही है ऐसे भी, पर संरचनात्मक सहयोग देना उनको। ओके, समाज के उस वर्ग पर विशेष ध्यान देना जिसे आर्थिक प्रगति का लाभ न मिलने का खतरा बना हुआ, और ऐसे सेक्टर्स, ऐसे वर्ग जिनको जो बहुत गरीब है, जो दलित है, उन पर विशेष तरीके से ध्यान देना। ओके, उसके अलावा चौथा कार्य है विशेषज्ञों की मदद लेकर ज्ञान, नवाचार और उद्यमशीलता की एक सहायक प्रणाली विकसित करना। ओके, तो ये थे नीति आयोग के प्रमुख कार्य। तो फटाफट से आप स्क्रीनशॉट ले। सबसे पहले नीति आयोग की संरचना, और फिर अब ले लीजिए नीति आयोग के प्रमुख कार्यों का स्क्रीनशॉट, ये ले लीजिए इस तरीके से। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे सामने, श्वेत क्रांति को समझाइए। यानी कि जो श्वेत क्रांति है वो क्या होती है, इसके बारे में हमें समझना है। अब आप ध्यान से देखेंगे तो नीचे एक प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड को समझाइए। तो आपको बता दूं, श्वेत क्रांति को ही क्या कहा जाता है? ऑपरेशन फ्लड को कहा जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चनों का आंसर सेम होने वाला है, बिल्कुल आपको सेम लिखना है। तो चलिए इन दोनों क्वेश्चनों के सेम आंसर को जल्दी से देख लेते हैं। देखिए, आपको स्क्रीन पर आंसर दिखाई दे रहा है। भारत को विश्व में दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश बनाने के लिए, बनाने के उद्देश्य से 1970 के साल में ऑपरेशन फ्लड नाम से एक अभियान चलाया गया था। जो कि आगे चलकर श्वेत क्रांति के रूप में जाना गया। देखो क्या हुआ था कि दूध को बढ़ावा देने के लिए भारत में एक ऑपरेशन चलाया, जिसे ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब इसमें क्या क्या किया गया? देखो, ऑपरेशन फ्लड के अंतर्गत जो सहकारी दूध उत्पादक थे,
उनके उत्पादन और विपणन को एक राष्ट्रव्यापी तंत्र से जोड़ा गया और इसे दुग्ध क्रांति भी इसीलिए कहा जाता है। ओके, उसके अलावा ऑपरेशन फ्लड डेयरी कार्यक्रम नहीं था। इस कार्यक्रम में डेयरी के काम को विकास के माध्यम के रूप में अपनाया गया, यानी कि इसका पूरा फोकस डेयरी पे नहीं था, इसको तो डेयरी एक माध्यम थी विकास करवाने के लिए। ओके, ताकि ग्रामीण लोगों को रोजगार के अवसर भी प्राप्त हो सके और वो गरीबी से क्या रहे, दूर रहे। इसके लिए इस पूरे के पूरे फल ऑपरेशन को चलाया गया था। अब इससे हुआ क्या, सहकारी दूध उत्पादकों की संख्या में लगातार वृद्धि हुई, लगातार उनकी संख्या बढ़ रही है। ओके, इसकी वजह से। और दूसरा, सदस्यों में महिलाओं की संख्या भी काफ़ी बढ़ी है। किससे? इस श्वेत क्रांति से, यानी कि ऑपरेशन फ्लड से। तो ये इसकी पूरी जानकारी है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हाँ, क्योंकि ये एक बहुत वाइल्ड टॉपिक है ना, तो आप इसको गूगल से भी एक बार पढ़ लेना, आपको बिल्कुल आसानी से समझ आ जाएगा, कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी। अब क्योंकि ज़्यादा कंटेंट जब आप पढ़ लेंगे ना, तो कुछ कुछ चीज़ें आपके माइंड में रह जाएगी, इसलिए। बाकी मैंने इतना बताया, आप इतना लिख देंगे तो भी पूरे मार्क्स मिलेंगे, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, भूमि सुधार आंदोलन को समझाइए। यानी कि भूमि सुधार आंदोलन क्या था, उसके बारे में हमें बताना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि भूमि सुधार होता क्या है। ओके, देखो, भूमि सुधार से तात्पर्य भूमि स्वामित्व का उचित व न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करना। भूमि सुधार से क्या मतलब है? भूमि सुधार से मतलब है कि जो भूमि का स्वामित्व है वो उचित हो, न्यायपूर्ण हो, इस तरीके से मिले कि वो जिस व्यक्ति के पास जितनी भूमि है उसे उतनी भूमि पर अधिकार मिले, और वो भी न्यायपूर्ण तरीके से। इसी को बोलते हैं भूमि सुधार। अब भूमि सुधार जो आंदोलन हुआ था, उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य था भू व्यवस्था के अंतर्गत होने वाले सभी प्रकार के जो शोषण हो रहे थे उस टाइम पर, जमींदारी प्रथा और ये सारी चीज़ें जो चल रही थी, ओके, इन सभी शोषणों व सामाजिक अन्याय को समाप्त करना इस आंदोलन का उद्देश्य था, तथा प्राकृतिक संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण अर्थात आर्थिक न्याय के सिद्धांत को सुनिश्चित करना। साथ ही भूमि सुधार के गंभीर प्रयास हुए, यानी कि बहुत सारे भूमि सुधार करने के लिए भूमि सुधार आंदोलन के दौरान प्रयास हुए। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और सफल प्रयास क्या था? जमींदारी प्रथा को समाप्त करना, यानी कि भूमि सुधार आंदोलन के द्वारा जमींदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। इसके अंतर्गत जमीन के जो छोटे छोटे टुकड़ों को एक साथ करने के प्रयास किए गए, ताकि खेती करने में क्या हो, खेती का काम बहुत ही सुविधाजनक ढंग से हो सके। यह प्रयास भी सफल रहा, लेकिन भूमि सुधार की दो अन्य कोशिशें थोड़ी कम सफलता मिली या असफल रही। हालांकि इस बात के लिए कानून बनाए गए कि कोई व्यक्ति अधिकतम कितनी भूमि अपने पास रख सकता है, अपने नाम पर रख सकता है, लेकिन जिनके पास ज़्यादा ज़मीन थी उन्होंने इस कानून को भी आगे जाके क्या कर दिया? तोड़ दिया। तो यही था भूमि सुधार आंदोलन पूरा का पूरा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अब अगला प्रश्न है हमारे सामने, जो कि इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा चैप्टर 3 कंप्लीट हो जाएगा और हम अगले वीडियो में चैप्टर 4 को कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो इसको देख लेते हैं। नियोजित विकास देश के विकास में साधक है, समझाइए। यानी कि जब भी हम योजना बनाकर विकास करते हैं तो वो देश के विकास को लाभ पहुँचाता है, ये हमें समझाना है। तो चलिए इसके आंसर को भी देखते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करते हैं कि नियोजित विकास होता क्या है, नियोजित विकास हम किसे कहेंगे। ओके, देखो, वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर, जो प्रेजेंट में जो सिचुएशन है उनको अच्छे से समझकर किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए भविष्य की रूपरेखा तैयार करने के लिए आवश्यक क्रियाकलापों के बारे में चिंतन करना आयोजन या नियोजन, या फिर हम इसे इंग्लिश में प्लानिंग कहते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे कि आप अभी 12th में पढ़ रहे होंगे, आपने अपने फ्यूचर के लिए कुछ प्लानिंग की होगी कि हम ऐसे करेंगे, और आपने अपनी वर्तमान परिस्थिति को भी देखा होगा। जैसे कि किसी की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी होगी तो वो किसी और चीज़ के बारे में सोच रहा होगा, किसी की अच्छी नहीं होगी तो वो सोच रहा होगा मैं पहले सेटल हो जाऊंगा, उसके बाद कुछ करूंगा, कोई बिजनेस करने के बारे में। तो सबका अपना एक प्लानिंग होती है, और इसी प्लानिंग को हम क्या कहते हैं? नियोजन विकास कहते हैं। और अब हमें ये बताना है कि जब भी हम किसी विकास की किसी प्लानिंग करते हैं तो उससे देश के विकास में क्या फ़ायदा होता है। चलिए उसको समझते हैं। देखो, वर्तमान परिस्थिति में कल्याणकारी राज्य यानी कि वेलफेयर जो स्टेट है, इसकी अवधारणा में नियोजन के द्वारा समाज को विकसित करने का लक्ष्य रखा जाता है। ओके, जो हमारी वेलफेयर स्टेट है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का कल्याण करने वाली, वो क्या करती है? नियोजन के द्वारा समाज को विकसित करने का काम करती है।
और यह व्यक्त किया जाता है कि आर्थिक व सामाजिक नियोजन साथ साथ चलते हैं, यानी कि समाज के तौर पर भी नियोजन बनाती है कि समाज के लिए क्या करना है, क्या सुधार लाने हैं, और इकोनॉमिक वे में हमें कितनी गति करनी है, क्या सुधार लाने हैं, ये भी हम देखते हैं। चूँकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो एक मिश्रित अर्थव्यवस्था है, जहाँ सार्वजनिक एवं निजी क्षेत्र का सहअस्तित्व है, यानी दोनों साथ साथ में पाए जाते हैं। जो सार्वजनिक क्षेत्र है वो भी मिलेंगे और प्राइवेटाइजेशन वाली चीज़ें भी आपको मिलेगी, जिसमें आर्थिक नियोजन को विकास की प्रक्रिया में केंद्रीय स्थान पर रखा जाता है। आर्थिक नियोजनों के उद्देश्यों में आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, जब हम नियोजन करते हैं तो क्या होता है, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, गरीबी और बेरोजगारी की समस्या का निवारण कर पाते हैं, सामाजिक न्याय व आत्मनिर्भरता प्राप्त करना चाहते हैं हम नियोजन के द्वारा, निवेश एवं पूंजी निर्माण में वृद्धि करना, मानव संसाधन का विकास करना आदि समावेशी विकास निहित होते हैं नियोजन के द्वारा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप प्लानिंग कर लेते हो कि हम क्या करने हैं, तो एक बड़ी पिक्चर आपके सामने निकल के आ जाती है 5 वर्षों के लिए। इसीलिए तो हम 5 ईयर प्लान लाते हैं कि क्या काम करना है, कहाँ किस क्षेत्र में हम पैसा लगाएंगे, कहाँ आगे बढ़ेंगे। तो इससे क्या होता है, एक तरीके से देश का विकास होता है। अतः नियोजन देश के विकास के लिए साधक होता है, यही आपको समझना था। आई होप आप समझ गए होंगे। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नियोजन विकास का, यहाँ से यहाँ तक पहले स्क्रीनशॉट, उसके बाद ये इतना स्क्रीनशॉट। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन बैंक की तरफ। सो फ्रेंड, हमारा जो चैप्टर 3 था वो कंप्लीट हो चुका है। और हाँ, मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया है, टेलीग्राम चैनल, तो आप वहाँ जाकर उसे ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको सारी नोटिफिकेशन मिलेगी। ओके, उसका जो लिंक है वो आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और आई होप आज का ये लेक्चर या आज का ये वीडियो या आज का ये सोल्यूशन आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, बहुत कम टाइम एग्जाम के लिए बचा है। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।